हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल OMG स्टडी पर। इस वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था कक्षा 9 के अध्याय नंबर 1 को, जिसका नाम है पालमपुर गांव की कहानी। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था पालमपुर के बारे में। ठीक है, पालमपुर का परिचय करवाया गया था आपको। ठीक है, आपको बताया गया था उत्पादन के बारे में, उत्पादन के कौन कौन चीजें आवश्यकता होती है, उत्पादन का संगठन। ठीक है, स्थायी पूंजी के बारे में बताया था, कार्यशील पूंजी के बारे में बताया था। ठीक है दोस्तों, आज शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की। इस वीडियो में हमने पार्ट 1 में कहाँ से छोड़े थे वहीं से हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में। हमने यहाँ पर खत्म कर दिया था पार्ट 1 में। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं तीसरे सब टाइटल से, क्या भूमि ये धारण कर पाएगी। तो शुरुआत करते हैं। भूमि एक प्राकृतिक संसाधन है, इसका सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की जरूरत है। वैज्ञानिक रिपोर्टों के संकेत से मिलता है कि खेती की आधुनिक कृषि विधियों ने प्राकृतिक संसाधन आधार का अति उपयोग किया है। आप सभी जानते हो दोस्तों, हम अपनी जरूरतों के हिसाब से आज हमने प्राकृतिक संसाधनों का इतना ज़्यादा नुकसान पहुंचाया है कि अपने सिर्फ लाभ के लिए इसका हमें बहुत ज़्यादा नुकसान भविष्य में देखने को मिलेगा, और हमें अभी वर्तमान में भी कुछ कुछ देखने को मिलता भी है। और अनेक क्षेत्रों से हरित क्रांति के कारण उर्वरकों के अधिक प्रयोग से मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। मैंने बताया था आपको, पार्ट 1 में बताया था हरित क्रांति क्या है, क्यों लाई गई थी हरित क्रांति। ठीक है, हरित क्रांति के मैंने नुकसान और फायदे ही बताए थे, और इसके जो नुकसान थे हमने आपको बताया था हरित क्रांति के नुकसान के बारे में और फायदे के बारे में। ठीक है, नुकसान में हमने ये बताया था कि हमने नई उन्नत बीजों का जो प्रयोग किया था। अब बीजों के लिए हमने जो रासायनिक खादों का प्रयोग करा, कीटनाशकों का प्रयोग करा, जिसके कारण क्या हो गया, मिट्टी अनउपजाऊ होगी पहले के मुकाबले, मिट्टी की उर्वरता कम हो गई। इसके अतिरिक्त नलकूपों से सिंचाई के कारण भूमि जल के सतत प्रयोग से भूमि जल का स्तर कम हो गया। ठीक है, मिट्टी की उर्वरता और भूमि जल जैसे पर्यावरणीय संसाधन में कई वर्षों से बनते हैं। आप सभी को पता होगा, भूमि जल हमारे कई वर्षों से बनते हैं, जब जाके भूमि जल तैयार होता है। लेकिन हमने नलकूपों लगाने से हमने क्या कर दिया, भूमि जल का स्तर कम हो गया, और एक बार नष्ट होने के बाद उसे पुनर्जीवित करना बहुत कठिन होता है, बहुत साल लग जाते हैं दोस्तों। प्राकृतिक संसाधन को नष्ट करने के बाद उसको बनने में कई वर्ष लग जाते हैं। कृषि का भावी विकास सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण की देखभाल करनी चाहिए। हमें अपने लाभ के साथ साथ हमें पर्यावरण की भी देखभाल करनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, परिवारों में से लगभग 1/3 अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। पालमपुर में क्या है दोस्तों, 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है। ठीक है, जो कि दलित परिवार से, मैंने बताया था शुरुआत में ही पार्ट 1 में कि दलित परिवार जिनके पास मतलब रहने के लिए भी अच्छे खासा घर नहीं है, फूस के घर में रहते हैं, और उनके पास अपना मतलब जमीन नहीं है ताकि वो मतलब खेती कर सके। वो दूसरे के मतलब खेतों में जाकर काम करते, दिहाड़ी मजदूर की तरह। बाकी परिवारों में से 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के ऐसे टुकड़ों पर खेती करने से किसानों के परिवारों को पर्याप्त आमदनी नहीं होती। इसमें जो बॉक्स बना हुआ है दोस्तों, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, जो बॉक्स बना हुआ है इसको हम एक बार पढ़ते हैं। रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे, ये शायद इसका बॉक्स, हाँ ठीक, रासायनिक उर्वरक ऐसे खनिज देते हैं जो पानी में घुल जाते हैं और पौधे को तुरंत उपलब्ध हो जाते हैं, लेकिन मिट्टी इन्हें लंबे समय तक धारण नहीं कर सकती। वे मिट्टी से निकलकर भूमि जल, नदियों और तालाबों को प्रदूषित करते हैं। ठीक है, रासायनिक उर्वरक मिट्टी में उपस्थित जीवाणुओं और सूक्ष्म अवयवों को नष्ट कर सकते हैं। इसका अर्थ है कि उनके प्रयोग से कुछ समय पश्चात मिट्टी पहले की तुलना में कम उपजाऊ रह जाएगी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया भी था, कीटनाशकों का ज़्यादा प्रयोग से हमारी जो उपजाऊ मिट्टी होती है वो अनउपजाऊ हो जाती है। देश में रासायनिक खाद का सबसे अधिक प्रयोग पंजाब में है। रासायनिक खाद के निरंतर प्रयोग
ने मिट्टी की गुणवत्ता को कम कर दिया है। पंजाब के किसानों को पहले का उत्पादन स्तर पाने के लिए अब अधिक से अधिक रासायनिक उर्वरकों और अन्य आगतों का प्रयोग करना पड़ता है। इसका मतलब है कि वहाँ खेती की लागत बहुत तेजी से बढ़ रही है। समझ गए होंगे दोस्त। आगे ये वाला जो बॉक्स है आपके राइट साइड में, ये भी पढ़ते हैं। इसमें कोई सा भी बॉक्स हम छोड़ेंगे नहीं, सभी के बारे में पढ़ेंगे। 1960 में कृषक मतलब किसान गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि थी। गोविंद अपने कृषक गोविंद के पास 2.5 हेक्टेयर अधिकतर असिंचित भूमि है। गोविंद अपने 3 पुत्रों की मदद से इस भूमि पर खेती करता था। यद्यपि वो बहुत आराम से नहीं रह रहे थे, लेकिन परिवार अपनी एक भैंस से होने वाली कुछ अतिरिक्त आय के द्वारा अपना गुजारा कर रहा था। गोविंद की मृत्यु के कुछ वर्ष पश्चात ये भूमि उनके 3 पुत्रों में बंट गई। प्रत्येक के पास अब केवल 0.75 हेक्टेयर भूमि का टुकड़ा था, परंतु अब बेहतर सिंचाई व्यवस्था और खेती की आधुनिक विधियों के बावजूद गोविंद के बेटे अपनी जमीन से गुजारा नहीं कर पा रहे थे। वर्ष के कुछ भाग में उन्हें कुछ अतिरिक्त आय भी ढूंढना पड़ता था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, किसी भी मतलब किसान के लिए अगर उसको फसल ज़्यादा मात्रा में उगाना है, ज़्यादा पैदावार करना है, तो उसको मतलब अच्छी खासी मतलब सिंचाई की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कि कृषक गोविंद के पास नहीं थी। वो अपना गुजर बसर अपने एक भैंस के मतलब दूध के बेचने के मतलब जो उसके बाद जो भैंस था उसके जो दूध बेचता था भैंस का, उससे जो आय मिलती थी, पैसे मिलते थे, उससे अपना परिवार चलाता था। लेकिन जब गोविंद मतलब कि उसकी मृत्यु हो गई, तो उसके 3 पुत्रों ने देखा कि हमारे मतलब जो खेतों में अब पहले इतना जो मतलब अनाज अब नहीं उगाया जा सकता, तो उन्होंने क्या करा कि मतलब शहरों में जाकर या अपने आस पड़ोस में काम मांगना शुरू कर दिया। मतलब कुछ समय के लिए अपने घर से अपने गांव से दूर चले जाते थे और काम की तलाश में, क्योंकि उन्हें अपने घर भी तो देखना था। आगे बढ़ते हैं दोस्त। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। ठीक है दोस्त। पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आपने ये जान लिया होगा कि खेती के लिए भूमि कितनी महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यवश खेती के काम में लगे सभी लोगों के पास खेती के लिए पर्याप्त भूमि नहीं है। पालमपुर में 450 पालमपुर में 450 परिवारों में लगभग एक तिहाई अर्थात 150 परिवारों के पास खेती के लिए भूमि नहीं है, जो अधिकांश दलित हैं। बाकी परिवारों में 240 परिवार जिनके पास भूमि है, 2 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले छोटे भूमि के टुकड़े पर खेती करते हैं। भूमि के टुकड़े पर खेती करने के लिए किसानों के पास पर्याप्त आमदनी नहीं होती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्त। श्रम की व्यवस्था कौन करेगा। आपको मैंने बताया था उत्पादन के 4 आवश्यक कारक में दूसरा जो महत्वपूर्ण था श्रम। भूमि के पश्चात श्रम का उत्पादन दूसरा आवश्यक कारक है। खेती में बहुत ज़्यादा परिश्रम की आवश्यकता होती है। आप सबको पता होगा, जो खेत में काम करते हैं उनसे एक बार पूछिएगा, या आप सब देखते भी होंगे अखबारों टीवी वगैरह में, तो किसान को बहुत मेहनत करनी पड़ती है। आपने ये नारा भी सुना होगा, जय जवान जय किसान का, लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो किसान बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, तब जाके हमारे लिए अनाज पैदा कर पाते हैं। छोटे किसान अपने परिवारों के साथ अपने खेतों में स्वयं काम करते हैं। इस तरह वे खेती के लिए आवश्यक श्रम की व्यवस्था स्वयं ही करते हैं। मंझोले और बड़े किसान अपने खेतों में काम करने के लिए दूसरे श्रमिकों को किराए पे लगाते हैं। मतलब जिनके पास ज़्यादा मतलब हेक्टेयर में भूमि है, मतलब ज़्यादा मतलब खेत है बहुत बड़ा, तो क्या करते हैं, तो वो अपने खेतों में काम करवाने के लिए क्या करते हैं, श्रम की व्यवस्था करते हैं, मतलब लेबर ले लेते हैं। लेबर के द्वारा अपने खेतों में काम करवाते हैं मजदूरी पर।
फसल पर कोई अधिकार नहीं होता। जो काम उनके मतलब खेतों में, जो बड़े किसानों के खेत में जो काम करते हैं लेबर, उनके फसल पे कोई अधिकार नहीं होता जैसा किसानों का होता है। ठीक है, सब सब किसानों का होता है, जिसका वो खेत होता है उसी का होता है। बल्कि उन्हें, उन किसानों जो मजदूरी करते हैं दूसरे के खेत में जाके, बस उन्हें मजदूरी मिलती है जिनके लिए वो काम करते हैं। मजदूरी नगद या वस्तु जैसे अनाज के रूप में भी दे सकते हैं। ठीक है, कभी पैसे भी दे सकते हैं, कभी कभी श्रमिकों को भोजन भी मिलता है। मजदूरी एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक फसल से दूसरे फसल और खेत में एक दूसरे से दूसरे कृषि कार्य जैसे बुआई और कटाई के लिए अलग अलग होती है। रोजगार की अवधि में भी काफी भिन्नताएं हैं। खेत में काम करने वाले श्रमिक तो दैनिक मजदूरी के आधार पर कार्य करते हैं, या तो उन्हें कार्य विशेष जैसे कि कटाई या पूरे साल के लिए काम पर रखा जा सकता है। तो मतलब रोजगार के लिए भी अलग अलग मतलब वो है कि मतलब कई जो मजदूर हैं वो मतलब सीजन बाय सीजन काम करते हैं। जैसे कटाई के समय आया तो कटाई के समय वो काम पे लग गए, मजदूरी करते हैं। नहीं तो कभी कभी जो लेबर होते हैं वो पूरे साल लगे रहते हैं। ठीक है, पूरे साल के लिए काम पर रखा जाता है। जो बड़े किसान होते हैं वो लेबर को पूरे साल अपने पास रखे रहते हैं। ठीक है, डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पर काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। हमने ऊपर वाला एक बार पढ़ लेते हैं क्या है इसके बाद, ये क्या कह रहा है, हमें और भी अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, एक बार ये पढ़ते हैं इसमें। आजकल हम काम मिलना कठिन है, केवल बड़े किसान ही हमें रखते हैं और वो भी बहुत कम दिनों के लिए। ठीक है, हमारे पास जुताई के लिए ट्रैक्टर, कटाई के लिए हार्वेस्टर तथा गहराई के लिए थ्रेशर है। यहाँ की हर खरपतवार को साफ करने के लिए कुछ किसान खरपतवार नाशकों को छिड़कते हैं। मुझे स्थानीय साहूकार को 2,000 रुपये देने हैं। मैंने पिछली गर्मियों में 1,000 रुपये लिए थे। जब खेतों में काम नहीं था तो मैं इसे कैसे चुकता कर पाऊंगा। मैं 2 वक्त के भोजन के लिए भी कठिनाई से कमाता हूँ। ये कहना है एक मेल फार्मर का, जो कि जिनके पास भूमि मतलब बहुत कम है, जो दूसरे के यहाँ मजदूरी करते हैं दूसरे खेतों में। वो अपनी बता रहे हैं उनको क्या क्या समस्याएं होती है। दूसरा, यहाँ पे घनश्याम एक बड़ा किसान है। उसे उसने अभी अभी हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें काम मिलेगा। और पिछले मैंने पूरे 5 माह भी कम समय के काम किया था। मतलब ये जो मतलब लेडीज को आप देख रहे होंगे, ये मजदूरी करती है दूसरे के मतलब खेतों में जाके, बड़े किसानों के खेतों में जाके। तो ये कह रही है कि एक बड़ा किसान है घनश्याम नाम का, तो उसने एक हार्वेस्टर खरीदा। हार्वेस्टर दोस्तों क्या होता है कि मतलब हार्वेस्टर का मतलब जब ऐसे कटाई के समय होता है तो गेहूं को मतलब दाने को निकालना हार्वेस्टर का काम होता है, मशीन होती है। ठीक है दोस्त, तो ये कह रही है कि मतलब हार्वेस्टर खरीदा है, इसलिए हमें इस वर्ष कटाई के मौसम में हमें और भी काम मिलेगा। और पिछले वर्ष मैंने पूरे 5 माह से भी कम समय में काम किया था। और भी बता रही है दोस्तों, इस वर्ष मुझे रायगंज में ईंट और भट्टे पे भी काम तलाशनी पड़ेगी। मतलब इसे बहुत पैसे की जरूरत है दोस्तों, आप समझ रहे हो। ये अलग अलग समय पे अलग अलग जगहों पे काम करती है। मेरी स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। पिछले कर्ज के कारण साहूकार मुझे ऋण देने से मना कर देते हैं। आप देख सकते हो दोस्त, छोटे किसानों या जो मजदूर हैं जिनके पास भूमि नहीं है, उन्हें कितनी तकलीफ झेलनी पड़ती है। आगे पढ़ते हैं दोस्त। हम्म। फसल पर कोई अधिकार हमने ये पढ़ लिया था। आगे पढ़ते हैं। डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करने वाला एक भूमिहीन श्रमिक है। इसका मतलब है उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। जैसा कि हमने इसे मेल पुरुष के बारे में हमने पढ़ा था। ये बंदा अपने बारे में बता रहा था कैसी कैसी समस्या उसको झेलना पड़ता है। ठीक है, तो वही है डाला पालमपुर में दैनिक मजदूरी पे काम करता है दूसरे के खेतों में। भूमिहीन श्रमिक है, इसके पास अपना कोई भूमि नहीं है। ठीक है, ये श्रम के रूप में काम करता है, एक लेबर के रूप में। इसका मतलब है कि उसे लगातार काम ढूंढते रहना पड़ता है। सरकार द्वारा खेतों में काम करने वाले श्रमिकों के लिए एक दिन का न्यूनतम 300 रुपये मार्च 2019 से निर्धारित है, लेकिन डाला को मात्र 160 रुपये ही मिलते हैं। आप सोच सकते हो दोस्त,
सरकार के द्वारा निर्धारित, जैसा कि आप देख सकते हो कि मतलब डाला को 300 रुपये मिलने चाहिए न्यूनतम सरकार के द्वारा निर्धारित, लेकिन उसे 160 रुपये मिलता है। पालमपुर में खेतीहर श्रमिकों में बहुत ज़्यादा स्पर्धा है, मतलब आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है। कंपटीशन के कारण उसे कितना कम उसको सैलरी मिलती है, इसलिए लोग कम वेतन में भी काम करने में सहमत हो जाते हैं। डाला अपनी स्थिति के बारे में रामकली से शिकायत करता है। जो आपने ऊपर एक लेडीज देखा था उसका नाम रामकली है, जो दोनों आपस में बात कर रहे थे, अपनी अपनी समस्या बता रहे थे। रामकली दोनों गांव के निर्धनतम व्यक्तियों में से एक है। से आगे बढ़ते हैं दोस्त, ये क्या है, बॉक्स सा बना हुआ, ये आगे बढ़ते हैं। 6 सब पॉइंट पर पढ़ते हैं यहाँ से। खेती के लिए आवश्यक पूंजी। खेती के लिए आवश्यक पूंजी मैंने बताया था, भौतिक पूंजी एक स्थायी पूंजी होती है, एक कार्यशील पूंजी। इसमें खेती के लिए आवश्यक पूंजी आप पहले ही देख चुके हैं कि खेती के आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, अतः आप किसानों को पहले की अपेक्षा ज़्यादा पैसा चाहिए। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। वे बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से या खेती के लिए विभिन्न आयातों या पूर्ति करने वाले व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ऊंची होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसान होते हैं, अपने किसानी करने के लिए बड़े बड़े किसानों से क्या करते हैं, कर्ज लेते हैं दोस्त, और वो भी कर्ज लेते हैं तो दुगने दामों में उन्हें लौटाना पड़ता है। जैसा कि आप यहाँ पर एक सविता की कहानी के माध्यम से आप समझोगे। पढ़ते हैं दोस्त। सविता एक लघु कृषक है, छोटे किसान है। वो अपनी 1 हेक्टेयर जमीन पर गेहूं पैदा करने की योजना बनाती है। बीज और कीटनाशकों के अतिरिक्त उसे पानी खरीदने और खेती के औजारों की मरम्मत करवाने के लिए नगद पैसे की जरूरत है। उसका अनुमान है कि कार्यशील पूंजी के रूप में ही उसे 3000 रुपये चाहिए। उसके पास पैसा नहीं है, इसलिए वो एक बड़े किसान तेजपाल सिंह से कर्ज लेने के लिए निर्णय लेती है, और तेजपाल सिंह कविता को 24% दर, आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा होता है, 24% दर पर 4 महीने के लिए कर्ज देने के लिए तैयार हो जाता है, जो ब्याज की एक बहुत ज़्यादा ऊंची दर होती है। सविता को ये भी वचन देना पड़ता है कि वो कटाई के समय उसके खेतों में एक श्रमिक के रूप में 100 रुपये प्रतिदिन पर काम करेगी। आप ये भी कह सकते हो कि ये मजदूरी बहुत कम है। सविता जानती है कि उसे अपने खेतों की कटाई की पूरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके बाद तेजपाल के खेतों में भी श्रमिक या काम करना पड़ेगा कम मजदूरी पर, तो भी वो तैयार हो जाती है क्योंकि उसे अपने परिवार को चलाना है, अपना पेट भरना है। कटाई का समय बहुत व्यस्त होता है। 3 बच्चों की मां होने के बावजूद उस पर घर के सभी कामों की जिम्मेदारी है। सविता इन कठोर शर्तों को मानने के लिए तैयार हो जाती है क्योंकि उसे मालूम है छोटे किसानों को कर्ज मिलना बहुत कठिन होता है। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को, आगे पढ़ते हैं दोस्त, यहाँ से समझ आएगा। छठे, खेती के लिए आवश्यक पूंजी। आप पहले ही देख चुके हो खेती के लिए आधुनिक तरीके के लिए बहुत अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है। अब किसानों को पहले की अपेक्षा ज्यादा पैसे चाहिए। ठीक है दोस्त। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है, जैसा कि हमने अभी सविता की कहानी पढ़ा। ठीक है, उधार लेना पड़ता है। अधिक संख्या छोटे किसानों को पूंजी की व्यवस्था करने के लिए पैसा उधार लेना पड़ता है। बड़े किसानों से या गांव के साहूकारों से खेती के लिए विभिन्न आयातों की पूर्ति करने के लिए व्यापारियों से कर्ज लेते हैं। ऐसे कर्जों पर ब्याज की दर बहुत ज्यादा होती है। कर्ज चुकाने के लिए उन्हें बहुत कष्ट सहने पड़ते हैं। छोटे किसानों के विपरीत मंझोले और बड़े किसानों को खेती से बचत होती है। इस तरह से वो आवश्यक पूंजी की व्यवस्था कर लेते हैं। और इन किसानों को बचत कैसे होती है, इसका उत्तर अगले भाग में पाएंगे। अब तक की कहानी, ये जो पार्ट है दोस्तों, ये आपको ही करना पड़ेगा। जो
इस वीडियो को पूरी तरह अच्छी तरह सुना होगा तो उसे ये जवाब अपने आप मिल जाएगा इसका आंसर। ठीक है, इसमें आपको खाली स्थान में बस भरना है। आगे चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अधिशेष कृषि उत्पादों की बिक्री। मान लीजिए कि किसानों ने उत्पादन के 3 कारकों का प्रयोग कर कर अपनी भूमि से गेहूं पैदा किया। गेहूं की कटाई की जाती है और उत्पादन पूर्ण हो जाता है। किसान गेहूं क्या करते हैं? वे परिवार के उपभोग के लिए कुछ गेहूं रख लेते हैं और अधिशेष गेहूं को बेच देते हैं। सविता और गोविंद के बेटे जैसे छोटे किसानों के पास बहुत कम अधिशेष गेहूं होता है, क्योंकि उनका कुल उत्पादन बहुत कम होता है तथा इसमें से एक बड़ा भाग परिवार की आवश्यकताओं के लिए रख लेते हैं। इसलिए मंझोले और बड़े किसानों ही बाजार में गेहूं की पूर्ति करते हैं। बाजार में व्यापारी गेहूं खरीद कर उसे आगे कस्बों और शहरों के दुकानदारों को बेच देते हैं। एक बड़े किसान तेजपाल सिंह को अपनी समस्त भूमि से 350 कुंटल अधिशेष गेहूं प्राप्त होता है। अपने अतिरिक्त गेहूं को वो रायगंज के बाजार में बेच देता है और अच्छी कमाई कर लेता है। आपको बता दूं, जो छोटे किसान होते हैं जिनके पास भूमि कम होती है, वो अपने परिवार के लिए ही फसल उगा पाते हैं। बस अपनी जरूरत के खत्म हो जाए, वो बेच नहीं पाते बाजार में बड़े किसानों की तरह। ठीक है, तो भाई बताया जा रहा है इसमें जो तेजपाल सिंह है उसके पास 350 कुंटल अधिशेष बच जाती है गेहूं, उसके पास रखने के बावजूद, अपने परिवार में खर्च होने के बावजूद उसके पास अधिशेष शेष में रह जाती है गेहूं। तो वो अधिशेष जो गेहूं है उसे क्या करता है, बाजार में जाके बेचता है। तेजपाल सिंह की इस कमाई का क्या करता है? पिछले वर्ष तेजपाल सिंह ने अधिकांश पैसा बैंक के अपने खाते में जमा कर दिया था। बाद में इसने पैसे का उपयोग सविता जैसे किसानों को कर्ज देने में करते हैं। आप सब समझ गए होंगे दोस्त, बड़े किसान क्या करते हैं भाई, अधिशेष जो बचे हुए जो जो गेहूं है उसे बेचते हैं बाजार में, फिर उनसे जो पैसा मिलता है वो छोटे किसानों को कर्जे के रूप में दे देते हैं। तेजपाल सिंह की भांति दूसरे बड़े मंझोले किसान भी खेती अधिशेष कृषि उत्पादों को बेचते हैं। कमाई के एक भाग को अगले मौसम के लिए पूंजी की व्यवस्था के लिए बचा कर रखा जाता है। इस तरह वो अपनी खेती के लिए पूंजी की व्यवस्था अपनी बचतों से कर लेते हैं। कुछ किसान बचत का उपयोग पशु, ट्रक आदि खरीदने तथा दुकान खोलने में भी करते हैं। उसे गैर कृषि कार्य पूंजी कहते हैं। जैसे कि मैंने शुरुआत में ही बताया था पार्ट 1 में, गैर कृषि कार्य क्या कहते हैं, जो कृषि से हटकर कार्य किया जाए। ठीक है, पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं। आपको मैंने बताया था गैर कृषि कार्य वही क्रियाएं हैं जो किसान जो कृषि नहीं करते, जो अन्य कृषि से हटकर जो कार्य करते हैं उसे गैर कृषि क्रिया कहते हैं। हमने देखा कि पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है और हम कुछ और गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले केवल 25% लोग कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। 25% लोग कृषि के अतिरिक्त गैर कृषि कार्य करते हैं, जैसे कि डेयरी, अन्य प्रचलित क्रिया। पालमपुर के कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास और बरसात के मौसम में अपने उगने वाले ज्वार और बाजरा चरी खिलाते हैं और दूध को निकट के एक बड़े गांव रायगंज में बेचा करते हैं। ठीक है, शाहपुर शहर के 2 व्यापारियों ने रायगंज में दूध संग्रहण एक डेयरी खोली है, और जहाँ पे छोटे छोटे किसान क्या करते हैं, छोटे छोटे किसान जिनके पास गाय भैंस है वो क्या करते हैं, उनका जो दूध निकलता है वो दूध जाके डेयरी में जाके जमा करते हैं, और जमा करने के बाद उनको जो पैसे मिलते हैं दूध के वो रखते हैं अपने पास। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरह डेयरी का रायगंज में दूध संग्रहण और शीतलन केंद्र खोला गया है, जहां दूध दूर दराज के शहरों और कस्बों में भेजा जाता है। पढ़ते हैं दूसरा, ये क्या है, पालमपुर में लघु स्तरीय विनिर्माण का एक उदाहरण। इस समय पालमपुर में 50 से कम लोग विनिर्माण कार्यों में लगे हैं। शहरों और कस्बों में बड़ी फैक्ट्रियों में होने वाले विनिर्माण के विपरीत पालमपुर में विनिर्माण में बहुत सरल उत्पादन विधियों का प्रयोग होता है। छोटे
पैमानों पर ही किया जाता है। विनिर्माण कार्य पारिवारिक श्रम की सहायता से अधिकतर घरों में, खेतों में किया जाता है। श्रमिक को कभी कभार ही किराए पर ही लिया जाता है। इसमें मिश्री लाल की कहानी और करीम की कहानी भी पढ़ेंगे दोस्तों। पढ़ते हैं दोस्त, मिश्री लाल की कहानी क्या है। मिश्री लाल ने गन्ना पेरने वाली एक मशीन खरीदी है जो बिजली से चलती है और उसे अपने खेत में लगाया है। पहले गन्ने को पेरने का काम बैलों की मदद से किया जाता था, लेकिन अब लोग मशीनों से करना पसंद करते हैं क्योंकि मशीनों से बहुत जल्दी और कम समय में हो जाता है। ठीक है। मिश्री लाल ने दूसरे किसानों से गन्ना खरीद कर उसे गुड़ बनाता है। गुड़ को फिर शाहपुर के व्यापारियों को बेचा जाता है। इस प्रक्रिया में मिश्री लाल को थोड़ा लाभ कमा लेता है। आप देख सकते हो कैसे गैर कृषि कार्य करते हैं लोग अलग अलग चीजों से। ठीक है, अपना पेट भरने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए। अब करीम की कहानी। करीम की कहानी कैसा है। करीम ने गांव में एक कंप्यूटर केंद्र खोला लिया और हाल ही में कई वर्षों में कई विद्यार्थी शाहपुर शहर के कॉलेज जाने लगे हैं। करीम ने देखा कि गांव के कई छात्र शहर में कंप्यूटर कक्षाओं में जाते हैं। गांव में 2 महिलाओं के पास कंप्यूटर अनुप्रयोग में डिग्री थी। उसने उन्हें काम पर लगाने का निश्चय किया। उसने कंप्यूटर खरीदे और अपने घर में बाजार की और खुले बाहर के कमरों में कक्षाएं शुरू कर दी। हाई स्कूल के छात्रों ने पर्याप्त संख्या में इन कक्षाओं में आना शुरू कर दिया था। मतलब देख सकते हो, मतलब इस तरह की अपने मतलब रोजगार इन्होंने ढूंढ लिया अपना गांव में कंप्यूटर सेंटर खोल के। और भी गैर कृषि के कार्य हैं, जैसे कि आप देख सकते हो पालमपुर के दुकानदार के रूप में, परिवहन के रूप में। ठीक है, पालमपुर में रायगंज के बीच सड़क का अच्छा खासा मतलब व्यवस्था है, तो लोग क्या करते हैं, रिक्शे, तांगे, जीप, ट्रैक्टर, ड्राइवर आदि परंपरागत बैलगाड़ी के द्वारा गाड़ियां चलाते हैं। वे लोग जो परिवहन की सेवाओं में शामिल है, अब वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिनके बदले उनको पैसे मिलते हैं। जो कृषि का कार्य नहीं करते, बल्कि गैर कृषि कार्य से अपना जीवन चलाते हैं। किशोर की कहानी। किशोर एक खेतिहर मजदूर है। अन्य ऐसे श्रमिकों की भांति किशोर को अपनी मजदूरी से अपने घर परिवार की आवश्यकता पूरी करने के लिए कठिनाइयां होती है और कुछ वर्ष पहले किशोर ने बैंक से कर्ज लिया था। ये एक सरकारी कार्यक्रम के अंतर्गत जिसमें भूमिहीन निर्धन परिवारों को सस्ते कर्ज दिए जा रहे थे। किशोर ने इस पैसे से एक भैंस खरीदी। अब वो भैंस का दूध बेचता है। अब उसने अपनी भैंस गाड़ी भी बना ली है, जिसमें कई प्रकार के सामान ले जाता है और सप्ताह में एक दिन वो गंगा के किनारे से कुम्हार के लिए मिट्टी लेकर आता है। कई बार वो गुड़ अथवा अन्य वस्तुओं को लेकर शाहपुर जाता है। हर एक महीने उसे परिवहन से संबंधित कोई ना कोई काम मिल जाता है। परिणाम स्वरूप पिछले कुछ सालों में किशोर ने अधिक कमाने लगा है। ठीक है, आप देख सकते हो लोग अलग अलग रूपों में काम करते हैं, अलग अलग सिर्फ बैलगाड़ी की मदद से अलग अलग काम करते हैं लोग। ये चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है दोस्त, इसका जो क्वेश्चन आंसर है उसको मैं करवाऊंगा, एक वीडियो सेपरेट लेकर आऊंगा, इसके सारे क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, एमसीक्यू के क्वेश्चन आंसर। ठीक है, ये वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे क्वेश्चन आंसर करवा दूंगा। ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलते हैं।